हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था, जिसमें दो तरह के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। एक था मेरा ऑटोट्रॉपिक और दूसरा था मेरा हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो मेरा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड अपना खुद से बनाते थे। तो प्लांट्स हैं और भी कुछ बैक्टीरियाज हैं जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि प्लांट्स जो है अपना भोजन कैसे बनाते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से, किस तरह से प्लांट जो है अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। तो वैसे तो हम लोग सब लोग पढ़ चुके हैं पहले भी कि प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं। सो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स टर्न कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड यूजिंग द एनर्जी ऑफ सनलाइट। सनलाइट के एनर्जी को यूज करके और जो प्लांट्स हैं अपना भोजन खुद से बनाते हैं, उन्हीं को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लेकिन ये जो प्रक्रिया है, ये जो रिएक्शन, सेट ऑफ रिएक्शंस है, आखिर में फूड कैसे बनता है? फूड मतलब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, वो कैसे फॉर्म होता है? सो देखते हैं। ये कुछ स्टेजेस में होता है, कुछ स्टेप्स में होता है, जैसा कि आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है। देयर आर 3 स्टेप्स इन विच जो प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। जो पहला स्टेप है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो पहले सबसे पहले लीफ के स्ट्रक्चर को देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि लाइट एनर्जी क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा, सबसे पहला स्टेप है। तो दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लीफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ये जाइलम है, जाइलम और फ्लोएम आपने पढ़ा होगा, ठीक है। एक से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, एक से फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसके बाद हमारा अपर एपिडर्मिस लेयर है, जो सबसे टॉप लेयर होता है, बॉटम लेयर होता है, उसको हम लोग अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। दिस वन। इस बीच में हमारे पास यहाँ पे मेंशन नहीं है, वन इज स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स इसको कहते हैं, मेसोफिल लेयर कहते हैं इसे, ठीक है ना। तो दिस वन इज स्पॉन्जो मेसोफिल लेयर, जहाँ पे आपको एयर स्पेसेस दिख रहा है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे गार्ड सेल है और यहाँ से एयर जो है, एयर मतलब ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, गैसेस एक्सचेंज यहाँ से होता है। और ये मेरा क्लोरोप्लास्ट है, एक सेल का ऑर्गेनल है, दिस इज क्लोरोप्लास्ट। आप लोग सब लोग जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट सेल का एक ऑर्गेनल है। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जो है इज द एक्चुअल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है और वहां पे क्लोरोफिल पिगमेंट जो है सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो जो मेरा सबसे पहला स्टेप है, एंड द स्टेप इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के द्वारा लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। एंड द सेकंड वन इज कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। मतलब जो लाइट एनर्जी जो है क्लोरोफिल पिगमेंट जो एब्जॉर्ब किया, ठीक है, उसको सबसे पहले लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और वाटर वहां पे टूट जाएगा। जो H2O है, वाटर वहां पे टूटेगा। डिटेल्स में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। वाटर वहां से टूटेगा और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट में रिलीज हो जाएगा। मतलब जो ऑक्सीजन हम यूज करते हैं वो ऑक्सीजन वाटर से निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं निकलता है। जैसे हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है और ऑक्सीजन देता है, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन देता है, दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट। बट द थिंग इज दैट जो ऑक्सीजन हमें मिल रहा है वो वाटर के टूटने से मिल रहा है, जो वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वहां से मिल रहा है। एंड द थर्ड स्टेप इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। और तीसरे स्टेप में क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोहाइड्रेट्स में रिड्यूस हो जाता है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आप जानते हैं, ठीक है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो तो उसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं। सो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट्स में। अब यहाँ पे जो ये 3 स्टेप्स दिया हुआ है, ये तीनों स्टेप्स को हम लोग और डिटेल्स में जानेंगे और ये समझेंगे कि तीनों स्टेप क्या एक ही जगह पे होता है, अलग अलग जगहों पे होता है, क्या सीक्वेंस इसका यही रहेगा या नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आपके उसमें एनसीईआरटी में स्पेसिफिक मेंशन किया है, स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर अनदर इमीडिएटली। जो सीरीज ऑफ स्टेप्स है वो एक के बाद दूसरा हो, ये पॉसिबल नहीं है। खास करके आपका लाइट रिएक्शन है और इसमें ये डार्क रिएक्शन है। इनफैक्ट जो फोटोसिंथेसिस है वो 2 फेज में होता है, एक है हमारा लाइट रिएक्शन और दूसरा है मेरा डार्क रिएक्शन। तो जो लाइट रिएक्शन है वो तो लाइट के प्रेजेंस में होता है और डार्क रिएक्शन जो है वो लाइट के प्रेजेंस में, लाइट रहे या नहीं रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे लाइट नहीं चाहिए। इनफैक्ट जो लाइट रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है उसी को यूज करता है वो डार्क रिएक्शन में। और डार्क रिएक्शन में ही हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन है वो डार्क रिएक्शन में ही होता है।
चलिए जानते हैं, डिटेल्स में जानते हैं कि क्या है। सो स्टेजेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमारे पास दो स्टेज हमने बताया कि दो स्टेज होता है फोटोसिंथेसिस में। जो पहला स्टेज है आपका लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। आप इसको लाइट रिएक्शन कहते हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं, और लाइट हार्वेस्टिंग फेज भी कहते हैं। सो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लांट के लीफ के किस जगह पे ये रिएक्शंस हो रहा है। तो आप जानते हैं कि आपने क्लोरोप्लास्ट पहले देखा था कि जो प्लांट का लीफ था, ठीक है, लीफ में हमारा मेसोफिल सेल था, आप उसको फोटोसिंथेटिक सेल्स भी कह सकते हैं। तो लीफ के अंदर जो मेसोफिल सेल्स है, फोटोसिंथेटिक सेल्स है, उस सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल है, और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाक्वाइड, ये क्लोरोप्लास्ट का ये आप देख रहे हैं, ये मेम्ब्रेन है, दिस वन इज क्लोरोप्लास्ट है ये, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, जिसे हम लोग थाइलाक्वाइड कहते हैं। तो जो रिएक्शन होता है वो इसी जो लाइट रिएक्शन होता है या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है, आपके इसी थाइलाक्वाइड के ल्यूमेन के अंदर होता है। तो सबसे पहली चीज हुआ कि जो लाइट रिएक्शन हो रहा है वो कहां पे हो रहा है, थाइलाक्वाइड के अंदर हो रहा है। और जो ये थाइलाक्वाइड के बाहर का स्पेस आपको दिख रहा है, जो येलो कलर में यहां पे दिख रहा है आपको, इसको हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। थाइलाक्वाइड के अंदर थाइलाक्वाइड का ल्यूमेन हो गया, ठीक है, ये थाइलाक्वाइड का मेम्ब्रेन है, ये स्मॉल स्ट्रैक लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये थाइलाक्वाइड है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो है ये थाइलाक्वाइड है, ठीक है। और जो बाहर का स्पेस है उसको हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। इनफैक्ट तो फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है, एक्वस फ्लूइड होता है, उसको हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। दोनों कहां पे प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट के अंदर में। क्लोरोप्लास्ट के अंदर में थाइलाक्वाइड हुआ, ठीक है। थाइलाक्वाइड के बाहर को हम लोग स्ट्रोमा कहे, लेकिन है क्लोरोप्लास्ट के अंदर में। और थाइलाक्वाइड के अंदर को हम लोग थाइलाक्वाइड ल्यूमेन कहते हैं, ल्यूमेन स्पेस कह सकते हैं, अंदर का स्पेस कह सकते हैं। तो थाइलाक्वाइड के अंदर में आपका लाइट रिएक्शन हो रहा है, और स्ट्रोमा में आपका क्या हो रहा है, डार्क रिएक्शन हो रहा है। तो दोनों दो जगह पे हो रहा है। और यहाँ पे जो ये स्टैक है ना, अगर जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग थाइलाक्वाइड कह रहे हैं, वन के एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, 1 2 3 4 5 6, तीन स्टैक्स को हम लोग ग्रेनम कहते हैं। एक साथ अगर बोलना है हमें कि कलेक्टिवली बोलना है थाइलाक्वाइड के स्टैक्स को, तो हम लोग ग्रेनम कहेंगे कलेक्टिव फॉर्म में। तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप में आपका था एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। कैसे एब्जॉर्ब करेगा देखते हैं। अब हम लोग थाइलाक्वाइड के अंदर में थोड़ा सा डिटेल्स में जाएंगे और समझेंगे कि कैसे लाइट को एब्जॉर्ब करता है। सो दिस इज द थाइलाक्वाइड। ये थाइलाक्वाइड का मेम्ब्रेन है, बाहर का जो मेम्ब्रेन है ना वो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। और ये कुछ प्रोटीन्स हैं, आप अगर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं ये है तो समझिए कि सिंपल एक कुछ कॉम्प्लेक्स है, कुछ मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक जो कॉम्प्लेक्स है आपका जिसको हम लोग फोटो सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 है और फोटो सिस्टम 1 है। ये जो दोनों फोटो सिस्टम है इनके पास इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट्स होता है, ठीक है। वो क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करेगा, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। कैसे एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ पे जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वहां पे एक रिएक्शन सेंटर होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जैसे ही लाइट एनर्जी सन से जो लाइट एनर्जी है इस क्लोरोफिल पिगमेंट पे जैसे ही पड़ती है, वो उनका इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाता है। आप लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल है, अगर आपको हीट देते हैं, लाइट देते हैं, तो उनका एनर्जी लेवल एक्साइट होता है। तो इनको जैसे ही फोटो सिस्टम 1 हो, फोटो सिस्टम 2 है यहाँ पे, तो इनके पास लाइट एनर्जी अगर इस पे फॉल होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्साइट हो जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होगा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि जाइलम के थ्रू प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में क्या पहुंचा हुआ है, वाटर ऑलरेडी वो ट्रांसपोर्ट कर चुका है। तो ये आपके थाइलाक्वाइड के पास भी वाटर प्रेजेंट है। तो वाटर क्या करेगा, H2O जो यहाँ पे है, रिएक्शन मैं यहाँ लिख देता हूं, H2O जो है ये ब्रेक डाउन कर जाएगा। किस लिए ब्रेक डाउन करेगा, उस इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए ये ब्रेक डाउन कर जाएगा H++ O2 माइनस, सॉरी नॉट O2 माइनस, यहां पे क्योंकि जो ये होगा दिस वन इरेजर, लेट मी शो दिस इरेजर एंड सो यहां पे क्या हो रहा है कि H+O2 और मैं यहां पे इलेक्ट्रॉन्स लिख देता हूं और इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं, राइट, ओ सॉरी इरेजर, लेट मी गिव मी इरेजर, राइट, नाउ इट्स फाइन। तो ये जो हाइड्रोजन प्लस आयन प्लस ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन है
ये यहाँ पे बाहर आप ऐसे इस रिएक्शन को लिख सकते हैं H प्लस एंड O2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। इनफैक्ट अगर आप इसको लेवल करेंगे तो यहाँ पे 2H प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा और ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। ऑक्सीजन को अगर लेवल करना है तो यहाँ पे 2H2O कर दीजिए और यहाँ पे ये 4 हाइड्रोजन हो जाएगा और 4 इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाएगा। नाउ इट इज अ बैलेंस रिएक्शन। तो एक्चुअली यही हो रहा है, जो वाटर है, ठीक है, वाटर ब्रेक डाउन कर जा रहा है, H प्लस ऑक्सीजन यहां से बाई प्रोडक्ट में निकल जा रहा है। यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं जो ऑक्सीजन हम यूज करते हैं वो वाटर के टूटने से निकल रहा है, वाटर के ब्रेकडाउन होने से निकल रहा है, और जो हमारा हाइड्रोजन प्लस आयन है ये यहां पे थाइलाक्वाइड के ल्यूमेन स्पेस में कंसंट्रेशन इसका बढ़ता चला जा रहा है। वाटर टूट रहा है, सनलाइट का एनर्जी किस पे, फोटो सिस्टम पे फॉल करेगा। फोटो सिस्टम पे फॉल करने के बाद वाटर का ब्रेकडाउन होगा, वाटर ब्रेकडाउन करेगा, H प्लस ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट में निकलेगा। इलेक्ट्रॉन्स यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स है E है, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर बाहर निकल गए हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसे कहते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू ये थाइलाक्वाइड के बाहर चले जाएंगे, स्ट्रोमा में चले जाएंगे। तो यहां से ये क्या हो रहा है, यहां इस इलेक्ट्रॉन जो डिफिशियंसी है उसको पूरा करने के लिए ये वाटर ब्रेकडाउन कर रहा है और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे इसे दे रहा है। जैसे ही यहां पे हाइड्रोजन प्लस का कंसंट्रेशन जो बढ़ता चला जा रहा है और हाइड्रोजन प्लस का कंसंट्रेशन यहां पे कम है और यहां पे ज्यादा होता चला जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी वाटर हमेशा टूटता जा रहा है। और कुछ और भी कॉम्प्लेक्स हैं जो हाइड्रोजन को अंदर की तरफ खींचते भी, जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसपोर्ट भी करता है तो कुछ हाइड्रोजन जो है वो स्ट्रोमा से थाइलाक्वाइड के अंदर आते हैं। तो ये हाइड्रोजन के परमिएबल नहीं होता, ये जो मेम्ब्रेन होता है ये हाइड्रोजन के परमिएबल नहीं होता है। तो इनके पास एक ही ऑप्शन है कि जो हाइड्रोजन प्लस आयन का कंसंट्रेशन बना है वो सिर्फ और सिर्फ ये एटीपी सिंथेज है, यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ है, एटीपी सिंथेज इसे कहते हैं। एटीपी सिंथेज के थ्रू ही ये जा सकता है। तो आप जैसा कि जान रहे हैं कि हाइड्रोजन कंसंट्रेशन यहाँ पे हायर है, यहाँ पे लोअर है। तो हमेशा क्या होता है, जब भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, हमेशा याद रखिएगा, जब भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहीं पे भी होगा तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो चीजें वो मूव करती हैं, जो पार्टिकल से मूव करता है, इलेक्ट्रॉन से जो मूव करता है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्लस का कंसंट्रेशन हायर है, हायर कंसंट्रेशन से एटीपी सिंथेज के थ्रू ये मूव करेगा और स्ट्रोमा में पहुंचेगा। जैसे ही एटीपी सिंथेज के थ्रू मूव करेगा तो यहाँ पे ये जो एटीपी सिंथेज है, जैसे जैसे हाइड्रोजन मूव करेगा तो ये एटीपी का फॉर्मेशन करेगा, एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा। मतलब यहाँ पे बाहर में पहले से एडीपी प्रेजेंट है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट जो मॉलिक्यूल है वो एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल को, एक पीआई को, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल को अपने साथ अटैच करके एटीपी बना लेगा। तो यहाँ पे देखिए कि दो तीन चीजें बहुत साफ हैं। लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है, लाइट जो है, सनलाइट जो है वो एब्जॉर्ब किया जा रहा है फोटो सिस्टम के द्वारा या क्लोरोफिल पिगमेंट के द्वारा। जैसे ही क्लोरोफिल पिगमेंट के द्वारा सनलाइट एब्जॉर्ब किया गया, वाटर टूटा, ठीक है, वाटर टूटने के साथ ऑक्सीजन यहां से बाई प्रोडक्ट में निकल गया, जो ऑक्सीजन हम यूज करते हैं। H प्लस जो है, जिनका कंसंट्रेशन थाइलाक्वाइड के ल्यूमेन के अंदर बहुत ज्यादा था, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से एटीपी सिंथेज के थ्रू बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद क्या हो रहा है कि वो एटीपी का एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो एनर्जी करेंसी है उसका फॉर्मेशन कर रहा है। और साथ ही साथ जो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से PS1 के थ्रू बाहर निकल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, NADP। आप समझिए कि जो एटीपी है वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एनर्जी है और जो NADP है, अभी फिलहाल के लिए आप ऐसा समझ लीजिए, NADP है जो इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में उनके पास एनर्जी होता है। तो NADP है जो हाइड्रोजन के साथ अटैच होकर NADPH बन जाएगा। और यही NADPH और ATP जो है ये हमारा लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आप कह सकते हैं या लाइट रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया और लाइट रिएक्शन का मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, NADPH बना और ATP बना और ऑक्सीजन जो है मेरा बाई प्रोडक्ट में रिलीज हो गया। फिर से मैं सम अप कर देता हूं, लाइट फॉल्स ऑन द फोटो सिस्टम, ठीक है, फोटो सिस्टम से जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका एनर्जी एक्साइट हुआ, एनर्जी एक्साइट होने के बाद वाटर टूट गया, वाटर टूटा, H प्लस और इलेक्ट्रॉन्स यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी उसको पूरा किया, ऑक्सीजन यहां से बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल गया। जो भी हाइड्रोजन जिनका कंसंट्रेशन ल्यूमेन के अंदर था वो एटीपी सिंथेज के थ्रू बाहर निकल गए। बाहर निकलने के प्रोसेस में उन्होंने क्या किया, एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन किया और साथ ही साथ जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर निकले, स्ट्रोमा के अंदर, स्ट्रोमा पहुंचे तो NADP से NADPH बना। तो यहां पे मैं देखता हूं कि लाइट एंड वाटर, लाइट रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ लाइट और वाटर का यूज हो रहा है। लाइट
क्लोरोफिल पिगमेंट अब्सॉर्ब कर रहा है, वाटर टूट रहा है ना। लाइट फोटो क्लोरोफिल पिगमेंट्स अब्सॉर्ब कर रहे हैं और वाटर जो है डिसएसोसिएट हो जा रहा है, और इसके बाद फॉर्मेशन किस चीज का हो रहा है, ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल गया रिएक्शन का, और एटीपी एंड NADPH का फॉर्मेशन फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में हो रहा है। लाइट रिएक्शन में बस इतना ही होता है। तो आपको लाइट रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, अगर आप पिछले स्लाइड्स में देखें, यहां लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, समझ में आ गया कैसे हुआ। और इसके बाद क्या हो रहा है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, देखिए एटीपी और NADPH के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो रहा है। एंड अ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो टूट गया, किसमें, हाइड्रोजन में टूट गया और ऑक्सीजन में टूट गया। आपके NCERT में इतना ही लिखा है। नेक्स्ट जो स्टेज है हमारा वो डार्क रिएक्शन, हम लोग देखेंगे कि डार्क रिएक्शन में क्या होता है। सो नेक्स्ट इज डार्क रिएक्शन है केल्विन साइकिल। इसको बहुत डिटेल्स में लोग नहीं करेंगे क्योंकि इनफैक्ट बहुत सारे एंजाइम्स का इसमें काम है, और क्योंकि आपके सिलेबस के बहुत बाहर हो जाएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि कोरिलेट करके रखूं। इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट यहां पे हो रहा है डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन कहां पे हो रहा है, तो वो हमारे स्ट्रोमा के अंदर हो रहा है, थाइलाकॉइड के बाहर हो रहा है। तो यहां पे हमारे पास क्या क्या बना था, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो बना था वो था NADPH और ATP, यही दोनों चीज वहां पे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के फॉर्म में बना था, जो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है। और जो ऑक्सीजन है वो तो वहां से बाहर निकल गया आपके बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, जैसे ही गार्ड सेल्स खुलेगा तो ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। सो CO2 प्लस NADPH प्लस ATP यहां पे एक मॉलिक्यूल बनाता है जिसे हम कहते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और यही जो G3P मॉलिक्यूल्स है, ये सीरीज ऑफ रिएक्शंस के बाद इसमें मतलब ये जो साइकिल है पूरा का पूरा साइकिल जो है वो 6 टाइम्स चलेगा, और यहाँ पे यही फॉर्मेशन करेगा आपका C6H12O6 का, मतलब यहां से ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो और जो NAD है और ADP है जो आपके लाइट रिएक्शन में जिनका हम यूज कर रहे थे, वो यहां से ये ATP अपने एनर्जी को लूज करके ADP बन जाता है, और NADPH अपने हाइड्रोजन को लूज करके और NAD प्लस बन जाता है, राइट। और वाटर भी रिलीज होता है, और प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो ATP का है वो यहां से बाहर निकल जाता है। सो दिस वाज द योर ओवरऑल लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में बस आपको यही याद रखना है कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स होगा। कुछ बुक्स में आपका जो रिएक्शन दिया हुआ है दिस वन 6CO2 प्लस, देखिए अब यहां पे है कि जो रिएक्शंस है, जो ये रिएक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे देखने से ये लगता है कि ये रिएक्शन जिस तरह से केमिकल रिएक्शंस होता है वो एक ही प्लेस पे हो रहा है, एक ही टाइम पे हो रहा है, एक ही इन्वायरमेंट में हो रहा है। लेकिन प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस का है, ईज ऑफ एक्सेस के लिए हमें बता दिया जाता है कि 6CO2 प्लस 12H2O सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज और वाटर और ऑक्सीजन के फॉर्म में टूट रहा है। लेकिन अब आप समझ गए होंगे कि जो लाइट रिएक्शन है कहां पे हो रहा है, डार्क रिएक्शन कहां पे हो रहा है। दोनों लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन जरूरी नहीं है कि ये सीक्वेंस में ही हो, इजंट इट, ये जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में ही हो। लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, आपका ऑक्सीजन बाहर निकल गया, साथ में साथ आपके प्रोडक्ट्स जो फॉर्म हुए वो क्या हुए थे, ATP का फॉर्मेशन हुआ था और NADPH का फॉर्मेशन हुआ था। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बनते रहेंगे, जब तक सनलाइट होगा तब तक बनते रहेगा, बनते रहेगा, बनते रहेगा। प्लांट्स अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली क्या कर सकता है, डार्क रिएक्शन जो है वो होगा या नहीं होगा। डार्क रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, CO2 चाहिए। लाइट रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन और वाटर चाहिए, ऑक्सीजन वाटर और सनलाइट चाहिए। डार्क रिएक्शन के लिए CO2 चाहिए। तो क्या होता है, बहुत सारे जो जेरोफाइट्स होते हैं, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, दिन में बहुत गर्मी होती है कि नहीं, तो वो अपने गार्ड सेल्स को ओपन ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं ओपन करते हैं भाई, क्योंकि वाटर का भी तो लॉस होगा। गार्ड सेल ओपन होगा तो जो वाटर आया है जाइलम के थ्रू वो वाटर का भी लॉस होगा। तो दिन में अपने गार्ड सेल्स को ओपन नहीं करते हैं और रात में फिर अपना भोजन को प्रिपेयर करते हैं। तो वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि जो लाइट रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना था दैट इज ATP और NADPH को रात में CO2 लेंगे और इन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को यूज करके वो रात में आप अपना सारा प्रोसेस करते चले जाएंगे। तो डार्क रिएक्शन से आपको ये चीज क्लियर माइंड में रखना है कि डार्क रिएक्शन का ये मतलब कभी नहीं होता है कि वो रात में होगा। बहुत बच्चों की क्वेरी होती है कि डार्क रिएक्शन मतलब रात में, लाइट रिएक्शन मतलब लाइट में। लाइट रिएक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि लाइट होना चाहिए, इजंट इट। और लेकिन डार्क रिएक्शन जो है आपका लाइट में भी हो सकता है, डार्क में भी हो सकता है। इनफैक्ट उसको लाइट रिएक्शन के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स चाहिए। और दूसरा चीज माइंड में क्लियर आप रखिएगा कि जो मेरा लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन
स्टेप बाय स्टेप हो या ना हो, डिपेंड्स अपॉन द प्लांट। ये कोई नेसेसरी नहीं है कि लाइट रिएक्शन के बाद डार्क रिएक्शन, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, ऐसा नहीं है। लाइट रिएक्शन होता चला जाएगा, उसके बाद डार्क रिएक्शन होगा। हाँ, लेकिन एक चीज ये श्योर होना चाहिए कि डार्क रिएक्शन को होने के लिए लाइट रिएक्शन का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पहले से बना हो या फिर कंटिन्यूअसली बनता चला जा रहा हो, यह होना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस जो है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो फैक्टर्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड, आप लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड डार्क रिएक्शन में हम लोग यूज करते हैं, तो अगर उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा घटेगा तो उससे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अफेक्टेड होगा। सेकंड फैक्टर इज लाइट। ऑब्वियसली अगर लाइट नहीं होगा तो लाइट रिएक्शन ही नहीं होगा, है कि नहीं। अगर सनलाइट ही नहीं होगा तो जो हमारा फोटो सिस्टम था, लाइट रिएक्शन का जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो लाइट कैसे एब्जॉर्ब करेगा। जब लाइट एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो लाइट रिएक्शन नहीं होगा और इनफैक्ट फोटोसिंथेसिस अफेक्टेड होगा। अनदर वन इज टेम्परेचर। देखिए इसमें बहुत सारे एंजाइम्स काम करते हैं और एंजाइम हमेशा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। 30 to 35 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर है उसमें प्लांट्स मतलब बहुत अच्छा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, लेकिन एट हायर टेम्परेचर जैसे ही से ऊपर हम लोग जाते हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्रेजुअली डिक्रीज होता है ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ एंजाइम्स टू फंक्शन। जो एंजाइम्स इसमें है, रुबिस्को है और भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं, वो काम नहीं कर पाते हैं इफेक्टिवली, इसलिए टेम्परेचर भी एक फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट वन इज वाटर, क्योंकि वाटर ही लाइट रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है, तो वाटर भी एक फैक्टर है कि जो कि फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करेगा। अगर वाटर कम होगा तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा या बहुत कम होगा। इनफैक्ट वैसे फोटोसिंथेसिस के लिए जो वाटर चाहिए बहुत ही कम चाहिए प्लांट्स के अदर नीड्स के अकॉर्डिंगली, लेकिन वाटर अगर बहुत डिफिशिएंट है तो फोटोसिंथेसिस का रेट को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का लेवल जो है वह तो हम लोग को अभी पढ़ना नहीं है, अपने सिलेबस में नहीं है। एक फोटो रेस्पिरेशन एक पार्ट होता है जिसमें जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे हम लोग डार्क रिएक्शन हमने देखा था कि एंजाइम था रुबिस्को, तो रुबिस्को की एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी होती है। तो अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन के साथ वो अटैच हो जाएगा, CO2 के साथ अटैच नहीं होगा, तो जो फाइनल प्रोडक्ट्स हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। तो ऑक्सीजन भी इसके रेट को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट वन इज मिनरल्स। जो मिनरल्स हैं ऑब्वियसली जब मिनरल्स होते हैं वो वाटर को भी एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं और डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो प्लांट्स की होती है उसमें वो हेल्प करते हैं, तो भी कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज पॉल्यूटेंट्स एंड इनहिबिटर्स। जो पॉल्यूटेंट हुआ, जैसे कि मान लें कि आप सड़क पे जा रहे हैं, जो प्लांट के लीफ है, लीफ के ऊपर बहुत ज़्यादा धूल जमा हुआ है, गंदा जमा हुआ है, तो क्या होगा, उससे सनलाइट ट्रैप नहीं हो पाएगा, उससे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिफ्यूजन है वो नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर वो सारी चीज़ें नहीं होंगी तो उससे फोटोसिंथेसिस के रेट को भी फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो अफेक्टेड होगा। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट द फैक्टर्स दैट यूज टू अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। आई थिंक सो कि जो भी आपके पॉइंट्स है हमने क्लियर किए हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी, कोई चीज़ पूछना होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।